हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस चैप्टर 10 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में रेगुलर इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। अध्याय 10 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। चलिए इस पर पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है। तो इसमें दो ही कंडीशन में समानांतर प्रकाश पुंज बनता है। अगर हम अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं, कोई वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो वह दर्पण से टकराने के बाद समानांतर हो जाएगा। और उत्तल लेंस के अगर हम फोकस पे हम कोई वस्तु को रखते हैं तो वह लेंस से टकराने के बाद समानांतर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इसमें दोनों होगा। तो कहाँ ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए में है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v तो हमको मालूम है 30 सेंटीमीटर, u हमको किसी तरह से मालूम चल जाएगा तो हम f यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले u को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ 10 mm वस्तु की लंबाई दी हुई है। 10 mm वस्तु की लंबाई दी है तो पहले इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। वस्तु की हाइट 1 सेंटीमीटर हो गया और 5 mm लंबा प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। बराबर होता है v, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो यहाँ हम लोग v बराबर क्या लिखेंगे? 30। आप जानते हैं कि जब अवतल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण ये है, तो इसके अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड की दूरी सब हम लोग निगेटिव में लेते हैं। लेफ्ट साइड में निगेटिव में, राइट साइड में पॉजिटिव में लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव में लेते हैं और नीचे निगेटिव में लेते हैं। तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज तो लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। अवतल दर्पण में इमेज लेफ्ट साइड में बनता है। तो यहाँ v बराबर हम लोग क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि लेफ्ट में हम लोग माइनस लेते हैं। तो यहाँ v बराबर क्या लिख सकते हैं? तो मान लीजिए -1.5/1 बराबर -30/u। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो u बराबर यहाँ से आ जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा? मान लीजिए कितना आया था? 0.5 रखे थे बटा 1 बराबर v बराबर कितना? -30/u। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा? -60। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ मान लीजिए हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से कटेगा तो 2, क्रॉस कर दिए तो u बराबर -6 आ गया। अब हम लोग के पास फार्मूला कौन सा था? तो यहाँ v बराबर 30 है और u बराबर 60 आया था। तो फार्मूला था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ v हम लोग, इमेज कहाँ बन रहा था? अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड। तो v हम लोग 30 को क्या लेंगे? निगेटिव। तो -1/30 और इमेज की दूरी क्या थी? निगेटिव। तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव। तो 1/60 बराबर 1/f। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f बराबर -20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो f बराबर -20। -20 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो जब बीम दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, जब बीम वक्रता केंद्र पर होता है तो समान साइज का बनता है, वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो समान साइज का। जब बीम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो, जब बीम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो तब क्या होता है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तब क्या होता है, तो ये वक्रता केंद्र से दूर बनता है, बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ हमको क्या पता करना है कि कब बड़ा बनेगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तब क्या बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा फोटो और बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आपको फिगर दिया हुआ है। चित्र 10.1 में किसी प्रकाश के किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है फिगर, तो हमको ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बताना है। तो आपको स्नेल लॉ मालूम होगा, तो ये होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, स्नेल लॉ से साइन आई बटा साइन आर, यानी इंसिडेंट लाइट का कोण और रिफ्लेक्टेड लाइट का कोण, यानी आपतित किरण ये है आपतित किरण। हम लोग जब भी इसका एंगल मापते हैं तो नॉर्मल से मापते हैं, इसको हम लोग जो खड़ी लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं। जब भी हम लोग कोण मापेंगे तो नॉर्मल से, तो साइन आई यानी आपतित किरण वाला का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 बटा प्रवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड लाइट इधर से जा रहा है, प्रवर्तित हो रहा है, तो इसका हम लोग नॉर्मल से मापेंगे तो कितना दिया हुआ है, 45, साइन 45। चलिए, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 और 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √3/2 गुने इधर को ऊपर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा √2। तो मान लीजिए इसको हम लोग काटते हैं तो नीचे आ जाएगा √2, यानी हम कह सकते हैं कि √3/√2। देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, √3/√2। आंसर क्या आता है, √3/√2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, कोई प्रकाश किरण चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होगा। तो फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ऊपर अप्लाई किए थे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें तो एंगल दिया हुआ नहीं है, तो हम एक अंदाजा से, ऑप्शन भी एग्जैक्ट नहीं दिया है, 1 से अधिक दिया हुआ है, 1 से कम दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो हम इसको मान लीजिए नॉर्मल से अगर मापते हैं तो ये तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा है। माध्यम बी से जो एंगल है, माध्यम ए का एंगल ज़्यादा है, तो मान लीजिए इसको हम लोग 60 मान लेते हैं, इसको हम लोग 45 मान लेते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, अभी हम बताए थे कि साइन आई बटा साइन आर फॉर्मूला होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, √3/√2, यानी ये 1 से अधिक आ रहा है। इसको आप काटेंगे तो 1 से जरूर ही अधिक आएगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट
नॉर्मल के तरफ, मान लीजिए ये तो अगर नहीं माध्यम बी रहता तो ये तो ऐसे सीधे निकल जाता, तो ये क्या हुआ है, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया है, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया है। अगर जब नॉर्मल के तरफ रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित किरण मुड़ता है तो अपवर्तनांक उसका 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। अगर जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित किरण यदि नॉर्मल से दूर, यानी मान लीजिए ये मेन लाइट है, अगर इससे इस साइड मुड़ा रहता, इस साइड मुड़ा रहता, तब क्या हो जाता है, 1 से कम होता। अगर इस साइड मुड़ा रहता तो 1 से कम होता, यानी नॉर्मल से दूर भागता, तो इसका क्या हो जाता, अपवर्तनांक 1 से कम हो जाता। अगर मुड़ता ही नहीं सीधे निकल जाता तब इसका अपवर्तनांक 1 होता। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ए। प्रश्न संख्या 6 है, चित्र 10.3 में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्र ए तथा बी से आपतित होकर क्रमशः छिद्र सी तथा डी से बाहर निकलती है। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो चलिए चित्र देख लेते हैं। चित्र यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपतित और परिवर्तित, तो बीच में इसमें क्या रखा जाए, किस टाइप से होगा। तो अगर जब हम लोग प्रिज्म रखते हैं, मान लीजिए ऑप्शन डी से चेक करते हैं, अगर हम लोग प्रिज्म रखते हैं तो प्रिज्म में क्या होता है कि ऐसे एक प्रिज्म है, और जब इसमें हम लोग लाइट ऐसे रखते हैं ये क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है। फिर दूसरा लाइट मान लीजिए हम लोग रखते हैं तो फिर ये भी ऐसे मुड़ जाता है। अगर नीचे से अगर लाइट आता है तो इस साइड मुड़ जाता है। तो ये तो ऐसा हो नहीं रहा है, ऑप्शन डी सही होगा नहीं। अब हम लोग लिखते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है, ऐसे होता है। मान लीजिए जब हम इस पर लाइट अगर डालते हैं तो ये क्या होता है, इससे टकराने के बाद बाहर की तरफ मुड़ जाता है, और जो इधर टकराएगा वो इस साइड मुड़ जाता है। तो ऐसा तो इसमें भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगर हम लोग अवतल लेंस लेते हैं, मान लीजिए सॉरी उत्तल लेंस लेते हैं, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, टकराने के बाद ये अंदर की तरफ मुड़ता है। यहाँ तो एक बार ऐसे मुड़ा है फिर सीधे गया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन एक बच रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कांच का एक आयताकार स्लैब रखा हुआ है, जिससे मान लीजिए पहले ऐसे मुड़ रहा है, यानी इसको मान लीजिए हम नॉर्मल करेंगे तो क्या बोले थे कि नॉर्मल से दूर भाग रहा है, फिर अगर फिर हवा में आ रहा है तो फिर पैरेलल हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें क्या है, कांच का एक आयताकार स्लैब है। प्रश्न संख्या 7 है, चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्र से आपतित होकर फलक बी के छिद्र से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो हम चेक करते हैं। चलिए पहले फिगर देख लेते हैं। तो फिगर में क्या दिया हुआ है कि इधर से एक आ रहा है, थोड़ा सा मुड़ के इधर निकल जा रहा है, 2 आ रहा है, ये भी इधर मुड़ के निकल जा रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 11 आ रहा है, इधर हो जा रहा है। तो अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या होता है, जब मान लीजिए ये अवतल लेंस है तो इससे टकराने के बाद क्या हो सकता है, ये बाहर मुड़ता है, ये नहीं कि अंदर मुड़ता है। क्या मुड़ रहा है, ऐसे टकराया तो ये बाहर मुड़ा। इसमें क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। कांच का प्रिज्म हम आप ही ऊपर देखें कि ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ता है, तो ऐसे तो हो नहीं रहा, सिर्फ अंदर की तरफ मुड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। प्रिज्म में आप देखे हैं कि प्रिज्म में जब कोई किरण टकराता है तो ऐसे बाहर की तरफ फैल जाता है, यह भी नहीं होगा। उत्तल लेंस को हम लोग देखते हैं, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, इसे टकराने के बाद क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ता है। जो भी प्रकाश इससे टकराएगा अंदर की तरफ मुड़ता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। तो हमको सत्य को मालूम करना है, तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डाईऑप्टर। बोल रहा है कि 0.25 फोकस दूरी के जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कितना बोल रहा है, 4 डाईऑप्टर। तो चलिए चेक करते हैं। तो पावर यानी P बराबर क्या होता है, 1/f। हम लोग क्षमता कैसे निकालते हैं, P बराबर क्या होता है, 1/f। तो जब उत्तल लेंस रहता है तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर जब अवतल लेंस रहता है
अवतल लेंस रहेगा तो हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो चलिए फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 0.25, P बराबर क्या हो जाएगा 1/0.25। अगर हम इसको काटते हैं तो P बराबर क्या आ जाएगा 4। तो P बराबर यहाँ 4 दिया हुआ है। उत्तल लेंस में हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव भी है 4 भी है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। तो उत्तल दर्पण वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है, जो कि क्या करता है प्रतिबिंब को क्या करता है छोटा करके दिखाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो आवर्धन होगा वो 1 से कम होगा। 1 से कम का है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संख्या 10 है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर अपसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो अवतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब बनने के लिए हमको सेंटर पे रखना पड़ेगा। सेंटर पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो ये समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो समान साइज पर यहाँ क्या दिया हुआ है फोकस इसका 15 दिया हुआ है। तो सेंटर क्या होता है फोकस के दुगुना, सेंटर क्या होता है फोकस के दुगुना, यानी 15 गुने 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। हमको किसी ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना है तो केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल समतल दर्पण द्वारा। तो हम तो उसको किसी भी दर्पण से देख सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है टर्चों, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। टर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा रहता है। तो आपको मालूम हुआ कि टर्च तथा सर्च लाइट में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण के बारे में आपको मालूम होगा कि अगर इसको हम फोकस पे रखते हैं, बल्ब को अगर फोकस पे रखते हैं तो ये दर्पण से टकराने के बाद समानांतर हो जाता है। दर्पण से टकराने के बाद समानांतर हो जाता है, यानी ये प्रकाश एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, जिसके कारण हम लोग टर्च या सर्च लाइट से ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फोकस के पास कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है प्रवर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, ये तो गलत हो जाएगा। प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, फोकस पे या फोकस के अत्यधिक निकट, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं प्रवर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ये भी गलत हो जाएगा। प्रवर्तक के वक्रता केंद्र, ये भी गलत हो जाएगा। फोकस पे रखेंगे तभी हम अच्छे सर्च लाइट या टर्च को बना सकते हैं। तो फोकस तो दिया नहीं है, लेकिन फोकस का अत्यधिक निकट दिया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। प्रवर्तन के नियम सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। तो ऑप्शन डी में है सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो लागू होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 है वायु से कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। इनमें से कौन सा कथन कौन सा सही है। तो हमको इधर फिगर दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सा फिगर सही है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 4 फिगर दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है ये क्या हो रहा है सीधे ही चला जा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ आना चाहिए, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल की तरफ मुड़ना चाहिए और फिर यहाँ भी मुड़ना चाहिए। इसको देखते हैं, यहाँ भी मुड़ा हुआ है, यहाँ भी मुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं, देखिए यहाँ नहीं मुड़ा हुआ है, इसको यहाँ भी मुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ तो मुड़ा हुआ है लेकिन बाहर जब निकल रहा है तब नहीं मुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। 14 का ऑप्शन बी सही फिगर
ऑप्शन बी विद्यार्थी ने बनाया है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 है कि आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरणें सबसे अधिक मुड़ेगी? सबसे अधिक कब मुड़ेगी? जब उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देखते हैं केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? केरोसिन का होता है 1.44। जल का कितना होता है? जल का होता है 1.33। तारपीन का तेल का कितना होता है? तारपीन का तेल का होता है 1.47 अपवर्तनांक होता है, और बेंजीन का होता है 1.50। यानी बेंजीन का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्रकाश की किरणें सबसे अधिक बेंजीन में मुड़ेगी। चलिए प्रश्न संख्या 16 है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरणों के लिए निम्न आरेखों में से कौन सही है? नीचे आरेख दिया हुआ है, इसको हमको बताना है कि कौन सही है। ये सब अवतल दर्पण है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न आकृति यहाँ दिया हुआ है, आपको इसमें चेक करना है। तो देखिए अनंत से कोई प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पर टकराती है तो वो फोकस से गुजरती है। अनंत से आती हुई प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से गुजरती है। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ फोकस से गुजर रहा है। ऑप्शन ए देखेंगे तो ये फोकस से पहले गुजर रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ फोकस है, यहाँ ये सेंटर से गुजर रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में तो इधर से आ रहा है और फिर इधर ही चला जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी जो है देखिए फोकस से गुजर रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि किसी उत्तल लेंस पर चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार आपतित किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सही है? तो हमको देखना है प्रश्न आरेख कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 10.7। तो जब फोकस से उत्तल लेंस में जब फोकस से कोई किरण गुजर के उत्तल लेंस से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। उत्तल लेंस में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजर के उत्तल लेंस से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दोनों रेखा समानांतर होगी। तो चलिए देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर कहाँ है। तो ऑप्शन ए यहाँ है, तो ऑप्शन ए है। चलिए फोकस से गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया। तो ऑप्शन ए देखते हैं कहाँ है। अच्छा, तो ऑप्शन ए इसका 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसका शरीर का मध्य भाग समान साइज का और पैर छोटा दिखाई देता है। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पण का संयोजन। तो किस दर्पण में इमेज बड़ा दिखाई देता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इमेज बड़ा दिखाई देता है। समतल दर्पण में समान साइज का दिखाई देगा और उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, अवतल, समतल और उत्तल। अवतल कहाँ है? अच्छा, ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो अत्यधिक छोटा किस पे बनेगा? तो तीनों अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, चारों में प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। चारों में प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।